अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं प्यारे बच्चों। क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 18 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स के अंदर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं, आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हमने जानी हैं। अब मज़ीद आगे जाने से पहले कुछ ख़ास किस्म की रेडिएशंस होती हैं, उनके बारे में हमें जानना है और उन्हीं के बारे में आज का हमारा टॉपिक है और ये है बैकग्राउंड रेडिएशंस। इनको हमने स्टडी करना है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पेज नंबर 177 पे ये टॉपिक मौजूद है। इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चंस आमतौर पे आते हैं। बैकग्राउंड रेडिएशंस की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और कुछ थोड़ी बहुत आपको सोर्सेज के पता होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए बैकग्राउंड रेडिएशंस की। ठीक है, तो इसमें आपको डेफिनेशन आनी चाहिए बैकग्राउंड रेडिएशन की, इसकी डिस्क्रिप्शन, या फिर आप इसको सोर्स भी कह सकते हैं। इसके सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए और कॉस्मिक रेडिएशंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या होती हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। बेटा अगर हम कोई ऐसा डिवाइस यूज़ करें जो रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सके, बहुत सारे डिटेक्टर होते हैं, तो हम ये पाएंगे कि हमारी जो एनवायरनमेंट है, जिसका हम हिस्सा हैं, हमारा आसपास का जो माहौल है, इसके अंदर हमें बहुत सारी रेडियो एक्टिव डिटेक्शंस मिलेंगी। हम रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट कर पाएंगे, मतलब रेडिएशंस को डिटेक्ट कर पाएंगे हमारे आसपास। ठीक है, इन रेडिएशंस को, जो हमारी इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं, इनको बोलते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। ठीक है, रेडिएशंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। ठीक है, ये हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं ना, हवा के अंदर हम सांस लेते हैं। जैसे हवा हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है, जैसे पानी हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है, जैसे मिट्टी हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है, वैसे ही ये जो रेडिएशंस होती हैं बेटा, ये हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट हैं, जिन्हें हम बोल रहे हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। ठीक है, सॉइल हो गया, रॉक्स हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, इन तमाम के अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी के अंदर, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, रेट्स कहते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट को, वेरी स्मॉल वेरी लिटिल अमाउंट, उसके अंदर क्या होता है बेटा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, चूँकि ये रेडियो एक्टिव है, तो ये रेडिएशंस को एमिट करते हैं और उन रेडिएशन से बनती हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। ठीक है, जो इन तमाम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से डिस्क्रिप्शन भी है और ये एक तरह से सोर्सेज के बारे में भी हम इन्फॉर्म कर रहे हैं अपने एग्जामिनर को और ख़ुद को भी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे दें, इसको सोर्सेज का नाम दे दें, तो ये इसकी जो डिटेल है वो आ जाएगी। ठीक है, लेकिन एक सवाल ऑब्वियसली अब जहन में बन सकता है कि अगर ये हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट हैं, तो हमने तो ये पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री के अंदर कि रेडिएशंस बड़ी ख़तरनाक होती हैं। ठीक है, इनसे कैंसर वगैरह हो जाता है, तो ये हमारे बॉडीज़ पे कोई हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट क्यों नहीं करती? तो उसका आंसर बेटा ये है कि ये रेडिएशंस बहुत कम क्वांटिटी में होती हैं, इनकी इंटेंसिटी, इनकी कंसनट्रेशन बहुत थोड़ी होती है, उस वजह से ये हमारे बॉडीज़ पे कोई हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट नहीं करती। इनकी इंटेंसिटी बहुत थोड़ी होती है, इसलिए हमारे बॉडीज़ इनको आराम से टॉलरेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा रिएक्टर है जहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ डील किया जा रहा है, तो वहाँ पे फिर आप अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस का मुजाहरा नहीं करेंगे, सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करेंगे, लेड का एप्रन नहीं पहनेंगे, है ना, अपने किसी प्रॉपर हेलमेट के साथ अपने हेड को कवर नहीं करेंगे, ग्लव्स नहीं पहनेंगे आप, तो फिर क्या होगा, ये रेडिएशंस आपके बॉडी को अफेक्ट कर सकती हैं, आपको हर्ट कर सकती हैं। तो वहाँ पे हमें इस चीज़ को देखना होता है। अदरवाइज़ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी कम होती है। ठीक है, अब बेटा ये जो बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं, अगर हम इन्हें अपने इन्वायरमेंट में ट्रेस करें, सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस को हम अपने इन्वायरमेंट में ट्रेस करेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो 57% रेडियो एक्टिव आ रही है, रेडियो एक्टिविटी आ रही है, रेडियो एक्टिविटी मौजूद है, रेडिएशंस मौजूद हैं, जिन्हें हम बैकग्राउंड रेडिएशंस कह रहे हैं, तो वो रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, वहाँ से वो रेडियो एक्टिविटी हो रही है, वहाँ से रेडिएशन एमिट हो रही हैं। 57% इनका जो सोर्स है वो रॉक, सॉइल और इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं हमने यहाँ लिखे हैं, ये वही हैं, 57% वही हैं। लेकिन इन बैकग्राउंड रेडिएशंस के और भी सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे ये देखिए 21% कॉस्मिक रेडिएशंस हैं। बैकग्राउंड रेडिएशंस जो हमारे एनवायरनमेंट में पाई जा रही हैं, उनको हम कह रहे हैं, उनमें 21% कॉस्मिक रेडिएशंस का हिस्सा है।
इसको समझते हैं ऊपर कॉस्मिक रेडिएशंस को। 20% एक गैस होती है रेडोन गैस, ये रेडियोएक्टिव गैस होती है बेटा। रेडोन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडोन जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे। रेडोन जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा। आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसको कहते हैं जो रेडिएशंस को इमिट करता है। तो रेडोन गैस में से भी रेडिएशन इमिट होंगी। तो ये हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 20% जो रेडियो एक्टिविटी है, बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं, वो रेडोन गैस की वजह से हैं। 21% कॉस्मिक रेडिएशंस की वजह से हैं। 57% नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, मतलब रॉक्स, सॉइल वगैरह में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जा रहे हैं उनकी वजह से है। 2% जो है वो फॉल आउट, 2% उसका जो सोर्स है वो फॉल आउट है। फॉल आउट क्या होता है? किसी मुल्क ने कोई एटमी धमाका कर दिया है ना, अमेरिका वगैरह, आपको पता है अमेरिका, 6-7 मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास एटॉमिक पावर है, ठीक है। उसमें अमेरिका है, उसमें यूके, ग्रेट ब्रिटेन है ना, उसमें फ्रांस है, उसमें चाइना है, उसमें रशिया है, उसमें पाकिस्तान है, उसमें इंडिया है, उसमें किसी हद तक नॉर्थ कोरिया भी है, और इसराइल भी उसमें शामिल है। तो ये जो 8-9 मुल्क हैं, ये आपको पता ना, आगे पीछे गाहे बगाहे कुछ टेस्ट वगैरह करते रहते हैं। तो उसमें न्यूक्लियर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। वो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, जब वो उसकी फिजन होती है, या जब वो अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करता है, तो वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। तो वो जो रेडिएशंस उन रेडियो एक्टिव मटीरियल्स में से निकल रही हैं जो टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ से जो रेडिएशन मिल रही है उनको कह रहे हैं, वो जो पार्ट है उसको कह रहे हैं फॉल आउट। इस चीज़ को बोलते हैं फॉल आउट। उन टेस्ट के नतीजे में जो निकलने वाले रेडिएशंस हैं उनको कह रहे हैं फॉल आउट, ठीक है। उसका भी 2% पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस की तरफ। हमने कहा था कि 21% जो बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं उनमें कॉस्मिक रेडिएशंस का पार्ट है। तो कॉस्मिक रेडिएशंस क्या होती हैं बेटा? ऐसा नहीं है कि हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर सारी की सारी जो रेडिएशंस हैं वो जो यहाँ हमारी ज़मीन के ऊपर पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं या हमारी एटमॉस्फेयर में जो पाए जाने वाली गैसेज है वहीं से वो पैदा हो रही हैं, बल्कि आउटर स्पेस है, हमारी ज़मीन की एटमॉस्फेयर से जो बाहर वाली दुनिया है, हमारी ज़मीन से जो बाहर वाली दुनिया है, वहाँ से भी रेडिएशंस हमारी ज़मीन की एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं, ठीक है। ये जो रेडिएशंस होती हैं इन्हें बोलते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस। रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम आउटर स्पेस, ठीक है। सूरज से सोलर बीम आ रही होती है और सोलर बीम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं, सोलर बीम बोलते हैं इसको ज़रूर रिसर्च कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी जो स्टार्स हैं, सिर्फ सन ही तो नहीं है ना जो हमारी ज़मीन के गिर्द है, बहुत सारे और स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, वहाँ से बहुत सारी रेडिएशंस आ रही होती हैं जो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस। कॉस्मिक का मतलब होता है रिलेटेड टू आउटर स्पेस और यूनिवर्स, और इसी बेस पे इसकी डेफिनेशन है। इन रेडिएशंस में प्रोटॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आपको पता है, अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब हीलियम का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है इसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। यूँ कह लीजिए कि अल्फा पार्टिकल उससे रिजेंबल करते हैं, उससे मैच करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कि दे आर द न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, ठीक है। यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होते हैं। फिर लार्जर न्यूक्लियाई, हीलियम से बड़े न्यूक्लियस रखने वाले जो एटम्स होते हैं, हीलियम से बड़े न्यूक्लियस रखने वाले, आपको पता ना हीलियम है, उसके बाद आपको पता है कार्बन आता है, बोरोन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन। तो इनके न्यूक्लियाई भी, इनका जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है वो भी रेडिएशंस की फॉर्म में आउटर स्पेस से हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है। तो वो भी कॉस्मिक रेडिएशंस का पार्ट है, वो भी कॉस्मिक रेडिएशन में शामिल होते हैं, ये हैवी न्यूक्लियाई, ठीक है, लार्ज न्यूक्लियाई। हैवी नहीं कहना चाहिए, लार्ज कहना चाहिए। अच्छा, फिर कॉस्मिक रेडिएशंस जब हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती हैं बेटा, तो ये क्या करती हैं? तो कॉस्मिक रेडिएशंस जब हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं तो ये हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो मौजूद एटम्स हैं, डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करती हैं। जब ये हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हमारी डिफरेंट गैसेस के हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, ऐसे बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। ये उनके साथ इंटरैक्ट करती हैं। जब उनके साथ इंटरैक्ट करती हैं तो उससे मज़ीद रेडिएशंस को प्रोड्यूस करती हैं, उससे एक और आप कह सकते हैं कि लेयर प्रोड्यूस करती हैं, एक और एक सेकेंडरी टाइप के रेडिएशंस को प्रोड्यूस करती हैं। ये अगर हम कॉस्मिक रेडिएशंस को प्राइमरी रेडिएशंस कह दें, जो आउटर स्पेस से आ रही हैं, तो इन आउटर स्पेस से आने वाली रेडिएशंस ने जब एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के साथ
एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट किया तो फिर उन्होंने मज़ीद रेडिएशंस को जन्म दिया, उनको क्रिएट किया, उनको बोलेंगे सेकेंडरी रेडिएशंस। इनमें आती हैं एक्स रेज। ये सेकेंडरी रेडिएशंस मतलब मुश्तमिल होती हैं एक्स रेज पे, म्यून्स पे, प्रोटॉन्स पे, अल्फ़ा पार्टिकल्स पे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स पे और न्यूट्रॉन्स पे। तो न्यूट्रॉन्स पे और फिर हम ये देखिए आप न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, एक्स रेज के बारे में तो आप सब जानते हैं। म्यून्स भी ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर ही कहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और जब ये इंटरेक्शन होता है रेडिएशंस का मैटर के साथ तो उसके नतीजे में ये न्यूक्लियस के अंदर से निकलते हैं, ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी सेकेंडरी रेडिएशंस का पार्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की कितनी टाइप की जो रेडिएशंस हैं वो हमारी एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, जो अल्टीमेटली बैकग्राउंड रेडिएशंस के अंदर फॉल करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से नेचुरल वे में भी बैकग्राउंड रेडिएशंस आ रही हैं और साथ साथ कॉस्मिक यानी कि यूनिवर्स से भी आ रही हैं रेडिएशंस हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, रेडॉन गैस से भी निकल रही हैं और न्यूक्लियर फॉल आउट से भी ये हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर हो रही हैं, ठीक है बच्चे। तो हम इस पूरे लेक्चर को एक सॉर्ट ऑफ समराइज़ कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे रेडिएशंस पाई जाती हैं। ये रेडिएशंस होती हैं, ये डिफरेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से पाई जाती हैं जो हमारी ज़मीन में, हमारी मतलब मिट्टी में, पानी में, हवा में, रॉक्स में पाई जाती हैं, ठीक है। इन रेडिएशंस को बोलते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस, ठीक है। हमने फिर पढ़ा कि ये रेडिएशंस हमारे लिए इंजूरियस नहीं होती क्योंकि इनकी इंटेंसिटी, इनकी फ्रीक्वेंसी या इनकी कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी होती है। फिर हमने पढ़ा कि वो रेडिएशंस जो हमारी एटमॉस्फेयर में आउटर स्पेस से एंटर होती हैं उन्हें बोलते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस। ये रेडिएशंस जब हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं, अर्थ की एटमॉस्फेयर में, तो उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उससे एक और तरह की रेडिएशंस को प्रोड्यूस करती हैं जिन्हें बोलते हैं सेकेंडरी रेडिएशंस, ठीक है। ये मान लीजिए प्राइमरी कॉस्मिक रेडिएशंस हैं और वो सेकेंडरी कॉस्मिक रेडिएशंस हैं। ये जो सेकेंडरी रेडिएशंस हैं इनमें ये पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये भी कोई इतनी ज़्यादा इनकी इंटेंसिटी नहीं होती, किसी सर्टन लेयर में जाके इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, अदरवाइज इनकी इंटेंसिटी बड़ी नॉर्मल होती है, ठीक है। तो हमने आज जाना बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं, ये क्यों हमारे लिए इंजूरियस नहीं होती, कॉस्मिक रेडिएशंस क्या होती हैं, सेकेंडरी कॉस्मिक रेडिएशंस क्या होती हैं, ये हमने सारा कुछ जाना, और इनके सोर्सेज क्या होते हैं वो भी जाना, और ये किन किन पार्टिकल्स पर और किन किन रेडिएशंस पर मुश्तमिल होती हैं वो भी हमने जाना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। चलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, इस लेक्चर को अच्छी तरह रिवाइज़ कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज़।